बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तुलबा, हम साले दवम की ग्रामर में खतूत निगारी का मुतालिया कर रहे थे। इसके पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने तफसील से ख़त के फॉर्मेट को देखा, ख़त लिखने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और नंबरों की तकसीम को देखा। दूसरे लेक्चर में हमने वालिद मोहतरम के नाम चंद खतूत की प्रैक्टिस की। आज भी हम मज़ीद अमली मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे भाई और दोस्तों के नाम ख़त के हवाले से। मैं बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख़त को याद नहीं किया जाता, बोर्ड में अनसीन आता है, कोई भी ख़त आ सकता है। आपका ख़त का फॉर्मेट दुरुस्त हो, चंद अहम नुकात को अपने अल्फाज में बयान करना होता है। मैंने आपके सामने हम निकात लिखे, इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि इनको याद कर लें। इसका मतलब ये है कि आपको ये प्रैक्टिस कराना कि अहम निकात किस तरह बनाए जाते हैं। आप इन नुकात को गौर से देखें और कोशिश करें इससे बेहतर निकात आप खुद बना लें। अपनी तरफ से ख़त बनाकर लिखेंगे फॉर्मेट के मुताबिक तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। इस मुखसर तमहीद के बाद हम बाकायदा शुरू करते हैं जी। आज पहला ख़त बड़े भाई से मुस्तकबिल के बारे में मशवरा, यानी छोटा भाई ख़त लिख रहा है अपने बड़े भाई को कैरियर प्लानिंग के हवाले से। एक उम्र का एक हिस्सा होता है जिस हिस्से में आप इंटरमीडिएट, इसके बाद बंदा सोचो विचार शुरू कर देता है कि क्या बनना चाहिए। बाज़ों का दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है, अपनी सोच कुछ और होती है, वालिदैन की ख्वाहिश कुछ और होती है और बंदे में दरअसल सलाहियत कुछ और होती है। तो उस हवाले से कि छोटे भाई को समझ नहीं आ रहा, वो बड़े भाई से मशवरा मांग रहा है। तो जिस तरह पिछले लेक्चर में तफसील से हमने बात की, घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करना या मुतला करना, यानी अगर आप खुद घर से ख़त लिख रहे हैं और बड़ा भाई बाहर है तो आप खैरियत की इतला देंगे, और अगर आप बाहर हैं और बड़ा भाई घर रहता है तो फिर उनसे घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करेंगे। तालीमी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार, यानी आप इत्मीनान का इजहार करेंगे कि आप मुतमईन हैं अपनी तालीमी कारकर्दगी से, इम्तहान के नताइज से आपको एक अच्छे कैरियर की उम्मीद है। इम्तहानात से फरागत के बाद मुस्तकबिल का ख्याल, यानी आप इम्तहान दे चुके हैं, आपके अच्छे पेपर हुए हैं, अब आप फारिग हैं इम्तहान देने के बाद और अब आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मंसूबा बंदी कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में कौन से मज़ामीन रखने हैं, किस शोबे का इंतखाब करना है, कौन सा शोबा आपके लिए बेहतर है। कैरियर की मंसूबा बंदी पर सोचो विचार जारी है। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की यकीनन उम्र होती है जब इंसान फैसला करते हैं अपने कैरियर का। मुख्तलिफ अमकानात पर गौर, जिसको आप इंग्लिश में पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं ये भी बन सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ और मुझे ये भी करना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी सूरत हाल है। वालिद साहब की ख्वाहिश है आपको डॉक्टर बनाने की। हमारे आमतौर पर ही होता है, माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर देखना चाहते हैं, हालांकि सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाते और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही मुल्क को नहीं चला रहे। मुल्क की तरक्की में तमाम शोबों का किरदार होता है, लेकिन पता नहीं क्यों नफ्सियाती तौर पर एक जहन बैठी हुई है बात कि डॉक्टर बनना है। वालिद की ख्वाहिश है डॉक्टर बनाने की, लेकिन मेरा अपना बिजनेस की तरफ रुझान है, मेरा जी चाहता है कारोबार में आने का, बिजनेस में आने का। वालिद साहब की ख्वाहिश है डॉक्टर बनाने की, तो बड़ी बेयकीनी की कैफियत है, मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। लिहाजा बड़े भाई से मशावरत या मशवरा दरकार है। बड़े भाईजान से ख़त लिखा जा रहा है कि भाईजान आप मशवरा दें, आप मुझसे बेहतर भी हैं, आप मुझसे समझदार भी हैं, आप मेरे मुखलिस भी हैं, तो मुझे मशवरा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और आपकी राय मेरे लिए अहमियत रखती है कि आप क्या राय देते हैं। आपने दुनिया को ज़्यादा बेहतर देखा है। मुफीद और काबिल अमल मशवरे की उम्मीद है मुझे अपने बड़े भाई से। आप जो राय देंगे उससे मुझे फ़ैसला करने में आसानी होगी, लिहाजा मैं आपकी जवाब का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। आपका जवाब आए ताकि मैं अपने बारे में फ़ैसला कर सकूँ। और एंड पर फिर वही बात कि घर वालों को सलाम या घर वालों
का सलाम। अगर आप घर से खत लिख रहे हैं तो बड़े भाई को घर वालों का सलाम। आप बाहर हैं, बड़ा भाई घर में रहता है, तो फिर घर वालों को सलाम। इसके बाद दूसरा खत देखिए, छोटे भाई को बुरी सोबत से बचाने का खत। यानी आप बड़े भाई हैं, छोटा, आप दो सूरत है, आप बाहर रहते हैं, छोटा भाई घर है, या आप घर में है, छोटा भाई बाहर हॉस्टल में है। आपको पता चला है कि छोटे भाई ने बुरे लड़कों में दोस्ती इख्तियार कर ली है, उसका उठना बैठना बुरे लोगों में है, बुरी सोबत इख्तियार कर ली है, जिससे सिगरेट और इस तरह की दूसरी बुराइयों का शिकार हो गया है, तालीमी कारकर्दगी बेहतर नहीं रही। तो छोटे भाई को नसीहत का खत भी है और वार्निंग भी है। हम छोटों को प्यार भी करते हैं, नसीहत भी करते हैं, लेकिन साथ एक डराने धमकाने का आंसर भी होता है, एक खौफ भी है कि अभी सुधर जाओ तो ठीक है, वरना फिर मैं बड़े भाइयों ने के हवाले से वाले साहब को इतला कर दूंगा और फिर ये ना कहना कि मेरी शिकायत की गई है। तो बुनियादी तौर पे ये खत है। तो पहला तो कोई नुक्ता होगा, घर वालों की खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, मतला करना। खत ना लिखने पर शिकवा भी है और सरजनिश भी है। सरजनिश, शिकवा किस चीज़ का, कि तुमने वादा किया था कि मैं बाहर हूं, मैं खत लिखकर अपनी खैरियत से इतला करता रहूंगा, लेकिन इतना अरसा हुआ तुम्हारा खत नहीं आया। सर्जिश करते हैं डांटना, सख्ती करना, पूछना, इंक्वायरी करना, इसको कहते हैं कि क्या वजह है कि तुमने खत नहीं लिखा, इतने अरसे से लाताल्लुक से बने हो। और मजीद परेशानी ये भी है कि कमज़ोर तालीमी नताइज पर गुस्सा, तुम्हारे रिजल्ट मालूम हुआ है, बहुत कम नंबर आए हैं, शर्मनाक हद तक कम नंबर हैं, या बाज़ मज़ामीन में फेल हो गए हो, राब्ते भी नहीं हो, ख़त भी लिखते, नताइज भी बुरे हैं। और मुझे, यानी बड़े भाई बात कर रहा है, मुझे मालूम हुआ है कि तुम बुरी सोबत में मुब्तला हो गए हो, तुम्हारा उठना बैठना बुरे लोगों में है। तो हम इंग्लिश में कहते हैं ना, मैन इज नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। तुम बुरे लोगों में उठने बैठने लगे हो, जिससे ना तुम्हें अपना होश है, ना तालीम का होश है, ना घर से वालों से राब्ता रखने का होश है। तुम्हें ख्याल करना चाहिए, तुम पूरे ख़ानदान के लिए बदनामी का बायस बनोगे। ख़तरा एक होता है कि एक शख्स अच्छे अमाल से ख़ानदान के लिए नेक नामी का बायस बनता है, लेकिन तुम्हारे जो इरादे हैं और तुम्हारी जो मसरूफियात है, लग रहा है कि तुम बदनामी का बायस बनोगे। वालिदैन की तवक्कुआत का एहसास दिलाना, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप को तुमसे क्या क्या तवक्कुआत हैं, वो क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तुम्हें इस चीज़ का ज़रा ख्याल नहीं है। वालिद साहब की माली तंगी का बयान, तुम्हें कम अज़ कम यही एहसास करना चाहिए कि तुम्हारे तालीमी अखराजात वो किस तरह से पूरे कर रहे हैं, उनको बहुत से काम करने पड़ते हैं, और तब जाके मुश्किल से अपना पेट काट कर अपनी बुनियादी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करके तुम्हारी तालीम पर खर्च कर रहे हैं, और तुम्हें इस चीज़ का ज़रा भी एहसास नहीं है, वालिद की माली तंगी का। ये बात होगी। बुरी सोबत के नताइज बताना कि तुम जिस रास्ते पर चल पड़े हो, जिन दोस्तों में तुम्हारा उठना बैठना है, वो नेक नामी का बायस नहीं बनेंगे, यकीनन बदनामी का बायस ही बनेंगे। मुझे तो खतरा यह है कि ऐसा गुल ना खिलाना कि जिससे पूरे ख़ानदान की बदनामी हो, तुम्हारी वजह से माँ बाप को, बहन भाइयों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। लेकिन हालात इसी तरफ जा रहे हैं, तुम बुरे रास्ते पर चल पड़े हो। यह भी पता चला है तुमने सिगरेट नोशी शुरू कर दी है, उसके नुकसान बताना। तुम्हें पता है इससे क्या है, चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, बुराई भी है, और फेफड़ों के सरतान और बहुत सी बीमारियों का बायस भी बनती है, जिसको तुम फैशन के तौर पे अपना रहे हो दोस्तों के कहने पर। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे जान के शदीद दुख और कर्ब का एहसास हुआ कि बुरे लोगों ने तुम्हारा उठना बैठना है और बहुत सी बुरी आदत तुमने अपना ली है। इससे पहले भी तुम्हें बार बार कहा जाता रहा है, तुम्हें असर नहीं हो रहा। ये आखिरी और कतई तंबी है, तंबी वार्न करना, हिदायत करना। मैं आखिरी दफा तुम्हें बता रहा हूं, इस उम्मीद पे कि तुम सुधर जाओगे, तुम संभल जाओगे, लेकिन अब भी ना संभले तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होगा सवाए इसके कि वालिद साहब को तुम्हारे सारे करतूत और कारनामे बता दिए जाए, बसूरत दीगर वालिद साहब को आगाह करने की धमकी। फिर ये ना कहना कि मेरी शिकायत कर दी। अगर तुम सुधर जाओगे तो अभी बात तुम्हारे और मेरे दरमियान है, वालिद साहब तक नहीं पहुंची। ना सुधरे तो मेरा फर्ज बनता है कि वालिद साहब को इतला दूं।
इस्लाह अहवाल के लिए मैं पुरुमीद हूं। मुझे उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आ गई होगी और तुम बुरी सोबत फौरन छोड़ोगे, इसकी ताकीद है, वरना नताइज न तुम्हारे लिए अच्छे होंगे ना घर वालों के लिए अच्छे होंगे। आखिर में वही बात, घर वालों को सलाम या घर वालों का सलाम। ये दूसरा खत था जी। आगे बढ़ते हैं तीसरे खत की तरफ। छोटे भाई को हम निसाबी सरगर्मियों की तलकीन का खत, यानी अब ये एक और खत है। बड़ा भाई छोटे को खत लिख रहा है, लेकिन किस तरह से कि छोटा भाई तालीम में तो बेहतर है, तालीमी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, लेकिन वो सिर्फ किताबी कीड़ा बना हुआ है, बुक वॉर्म जिसको कहते हैं। किताबों के अलावा और दिलचस्पियां नहीं है, वो किसी और एक्टिविटीज या सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेता। याद रखिए, मेरा ज़ाती तजर्बा भी यही है, जो सिर्फ पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो अमली ज़िंदगी में इतने कामयाब नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर आपको ज़ाती मिसाल दूं, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बड़ी टॉप पोजीशंस ली, मेडल्स लिए, लेकिन अफसोस उनमें ज़्यादातर लोग अमली ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुए। ज़्यादा कामयाब कौन हुए? जो एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन पढ़ाई में भी अच्छे थे, खेलों में भी अच्छे थे, एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते थे, निसाबी सरगर्मियाँ, एजुकेशन में बेहतर थे। हम निसाबी सरगर्मियाँ यानी तिलावत है, नात है, क्विज़ है, बैतबाजी है, इन चीज़ों में बहुत अच्छे थे। और गैर निसाबी सरगर्मियाँ यानी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे। यानी जिसने तालीम पर, खेलों पर, हम निसाबी सरगर्मियों पर तवज्जो दी, वो ज़्यादा आगे निकल गए। और जो सिर्फ किताबों में गर्क रहे, अमली ज़िंदगी में वो ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये वो नसीहत है जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कर रहा है। तो पहले तो वही बात, घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करना, ये मतलब करना, बार बार बता चुका है इसकी तफसील। अच्छी तालीमी कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान, यानी बड़ा भाई खुश है छोटे भाई पर कि वो तालीमी कारकर्दगी बेहतर है, अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है, अच्छे नंबर ले रहा है, लिहाजा बड़े भाई दुआ भी कर रहा है मुस्तकबिल के लिए, नेक ख्वाहिशात, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दे। लेकिन साथ साथ बड़ा भाई का तजर्बा ज़्यादा है, उससे दुनिया ज़्यादा देखी है, वो छोटे भाई को एक बात समझा भी रहा है कि अमली कामयाबी के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, यूँ नहीं होता कि आपने गले में डिग्रियां लटकाई हुई हैं और कोई मार्क्स देख के आपकी इज्जत कर रहा है। उसके कुछ और मेयार होते हैं। इंसान को सोशल होना चाहिए, बाशऊर होना चाहिए, जहनी पुख्तगी होनी चाहिए, और ये कब होगी? जब वो तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेगा। तो वही बात कि कामयाबी के लिए मुआशरती समझबूझ ज़रूरी होती है। लोगों में उठना बैठना हो, मिलना जुलना हो, आना जाना हो, तभी दुनिया की समझ में आती है। यही अहमियत है हम निसाबी सरगर्मियों की। हम निसाबी सरगर्मियों में आप इंटरेक्शन करते हैं, दूसरों से मिलते हैं, मेरी मुलाकात करते हैं, अच्छों से भी, बुरों से भी, काबिल लोगों से भी, नालायक लोगों से भी, उन लोगों से भी जो आपके हम मिजाज और हम शनास होते हैं, उन लोगों से भी जिनसे आपकी नहीं बनती। इंसान ऐसे ही सीखता है। हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सेहतमंद जिस्म के साथ सेहतमंद दिमाग ज़रूरी है। और वो कब होगा? जब आप बाहर निकलेंगे, खेलें कूदेंगे, हम निसाबी सरगर्मी में हिस्सा लेंगे। सिर्फ किताबों में घुसे रहेंगे तो शायद नंबर तो अच्छे ले लें, मगर आपकी जहनी बलूगत उस तरह से नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। लिहाजा तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मी में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा? वुसअत नज़र, यानी आपका विजन वसी होगा, जहनी कुशादगी, आपका IQ लेवल बेहतर होता है। लिहाजा हम निसाबी सरगर्मी में हिस्सा लेने की तलकीन कर रहा है बड़ा भाई अपने छोटे भाई को, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तालीम पे तवज्जो ना रहे। पहले तो तालीम, फारिग औकात में हम निसाबी सरगर्मियाँ, यानी निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में तवाज़न हो। तालीम के टाइम तालीम, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, लेकिन फारिग औकात में बेहतर है कि इंसान हम निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेता रहे। ये नसीहत है बड़े भाई की छोटे भाई को, और बड़े भाई को उम्मीद है कि आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली की मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किताबों से निकल कर मुआशरे को भी समझने की कोशिश करेंगे। एक शेर याद आया, शायर कहता है कि उनसे पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, उनसे पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, जो किताबों की किया करते हैं बातें अक्सर। मुनासिब होता है कि आप अगर कहीं अच्छा शेर है तो उसका हवाला भी ज़रूर देखो। तो
कामयाबी के लिए दुआ गो है बड़ा भाई छोटे की, और एंड पे हुई घर वालों को सलाम या घर वालों का सलाम। बड़ा भाई छोटे को नसीहत कर रहा है कि तालीम के अलावा हम निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया जाए। ये तो 3 खत्ते भाई के नाम। आगे बढ़ते हैं जी। ये 2 खतूत दोस्तों के नाम। दोस्त को छुट्टियों पर मदऊ करने का खत। एक दोस्त जो देहात में रिहाइश पजीर है, इम्तहान हो चुके हैं, फारिग है देहात में, गांव में, वो अपने एक दोस्त को खत लिखता है जो शहर में मुकीम है कि आप छुट्टियां गुजारने हमारे पास गांव में आ जाए। तो गांव में रहने वाला एक दोस्त शहरी दोस्त को खत लिख रहा है छुट्टियां गुजारने का। पहले तो हस्बे मामूल वैसे ही दोस्त की खैरियत दरियाफ्त भी की जा रही है, अपनी खैरियत से आगाह भी किया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है इम्तहानात के बाद फरागत का मज़ा, इम्तहान हो गए, दिन रात डट के तैयारी की, लेकिन अब इम्तहान दे चुके हैं, अब बिल्कुल फरागत के दिन है, कोई काम नहीं है सोने खाने के अलावा घूमने के, तो बड़े इंजॉय कर रहे हैं फरागत को। फिर क्योंकि वो दोस्त देहात में रहता है तो गाँव के कुदरती माहौल का एक अपना लुत्फ है। शहरों में अगरचा अजीज तलबा बहुत सी सहूलियात होती हैं, लेकिन हकीकत है देहाती ज़िंदगी कुदरत के ज़्यादा करीब है। जो चीज़ फितरत कुदरत के जितनी करीब होगी उसमें उतनी ज़्यादा खूबसूरती होगी। कोई शक नहीं है कि रहने के लिए देहाती ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत है। अब वो खुश तो है, लेकिन एक बात ज़रूर है, देहात में है, दोस्त है, बाप तो वहाँ कोई है नहीं, लिहाजा उदासी और तन्हाई का एहसास भी है, साथ साथ सुस्ती और काहली का गलबा है, यानी करने को काम नहीं, पढ़ाई नहीं, कोई यार दोस्त भी नहीं है, तो सुस्ती और काहली का गलबा भी है। और साथ ये भी कह रहा है उधर तुम भी फारिग और तन्हा हो, यानी देहाती दोस्त कह रहे हैं इधर मैं भी अकेला हूँ, बोर हो रहा हूँ, उधर शहर में तुम भी बोर हो रहे होगे, तो बेहतर नहीं कि हम छुट्टियाँ मिलकर गुजार लें। तो गांव आने की पुरखुलूस दावत, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से, मैं दिल से तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, दावत देता हूँ यार गांव आ जाओ, मिल के छुट्टियाँ गुजारेंगे, वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा, कंपनी भी अच्छी हो जाएगी। और वो कह रहे हैं कि फारिग औकात का ये बेहतरीन मसरफ होगा, मसरफ इस्तेमाल। तुम शहर के रहने वाले हो, तुम जानते ही नहीं देहाती ज़िंदगी क्या होती है, खालिस कुदरती आबो हवा क्या होती है, चश्मे क्या होते हैं, नहर क्या होती है, ताज़ा फल क्या होते हैं, सुबह का मंजर क्या होता है, सूरज गुरूब होने का मंजर क्या होता है, तुमने शहर में नहीं देखा होगा। देहात में आओ और ये फितरी चीज़ें देखो। वैसे मुझे एक बात याद आ गई, हमारे एक सीनियर प्रोफेसर कहा करते हैं कि जिसने शाम को सूरज गुरूब होने का मंजर नहीं देखा उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। हम शहरों के रहने वाले इस बात से महरूम हैं कि सूरज तलू होने और गुरूब होने का मंजर देख सकें, ये चीज़ देहात में होती है। इसीलिए देहात में रहने वाला दोस्त शहरी दोस्त को मदऊ कर रहा है। गांव की पुरफिजा माहौल देखने की दावत दी जा रही है। आओ गांव में देखो, खालिस खुराक होगी, खालिस आबो हवा होगी, और ये आपके लिए भी माहौल की तब्दीली होगी। शहर के पॉल्यूटेड आलूदा माहौल से निकल के चंद दिन तो भी खालिस माहौल में गुजार लो, फिर दोस्त की सोबत मिलेगी तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहली फुर्सत में ही दावत कबूल करोगे, ये जैसे ही टाइम मिलता है जल्द अज जल्द आओगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम मेरी इस पुरखुलूस दावत को कबूल कर लोगे। मस्बत जवाब का शिद्दत से इंतजार रहेगा, यानी मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आपका जल्द जवाब आएगा कि मैं जल्द आ रहा हूँ, मैं आपका इंतज़ार करूँ। आखिर में घर वालों को सलाम। एक दोस्त दूसरे को दिल से दावत दे रहा है। बढ़ते हैं जी आखिरी खत की तरफ। ये भी दोस्त का नाम है, दोस्त की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियती खत। यानी आपको पता चला कि आपके दोस्त की वालदा का इंतकाल हो गया है, आप ताज़ियत का ख़त लिख रहे हैं। ज़ाहिर है ख़त कब लिखा जाएगा, जब आप एक जगह पर नहीं रहते। अगर आप एक ही शहर में होंगे आप फ़ौरन मिलने चले जाएंगे। वो दोस्त शहरी या मुल्क से बाहर है या आप शहरी या मुल्क से बाहर है, तो जैसे ही आपको पता लगा आपने फ़ौरन ख़त लिखा। इसमें अहम बात यह है कि एक एक लफ्ज़ में अफसोस का इजहार नज़र आना चाहिए कि अफसोस का ख़त है। सबसे पहले तो ये कि जैसे ही मुझे अफसोसनाक खबर मिली, इस अफसोसनाक खबर पर दिली दुख का इजहार, मुझे शदीद दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, ये सदमा हुआ ये जानकर कि आपकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया है। वैसे तो मुसलमान में फ़र्ज़ बनता है कि किसी के इंतकाल की खबर सुने तो फ़ौरन उसके लिए मग़फ़रत की दुआ करें। तो साथ फ़ौरन बाद मग़फ़रत और बुलंदी दर्जात की दुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए,
जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए मनाजिल को आसान फरमाए और उनकी बशरी कमज़ोरियों और गलतियों को दरगुजर फरमाए। ज़रूरी है कि मग़फ़िरत की दुआ की जाए सबसे पहले। उसके बाद मरहूमा की खूबियों का बयान कि मैं जब आपके पास आता था, मुझे याद है बहुत मोहब्बत करने वाली खातून थी, शफीक खातून थी, घर को बहुत अच्छा सजाया था, बहुत अच्छी मुंजिम थी, बहुत अच्छी माँ थी और मुझे उन्होंने ऐसा ही प्यार देती थी गोया मैं उनका अपना बेटा हूँ। यही बात फिर ज़ाती ताल्लुक़ के हवाले से, आपके घर आके मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे मैं अपने ही घर हूँ। बिल्कुल माँ वाली शफकत थी आपकी वालदा मोहतरमा पर। लेकिन ये क्या है जी, ये कानून फितरत है कि जिसने इस दुनिया में आना है उससे इस दुनिया से जाना भी है। हमें इसको दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए। ये अलग बात है कि ये वो खला है जो हमेशा बाकी रहेगा। माँ ठंडियाँ छावा, माँ अल्लाह की वो नेमत है जिसका बदल कोई नहीं। यकीनन ये वो सदमा है, ये वो कमी है, ये वो खला है जो पुर नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। हमारा कोई फौत हो जाए हम रोते धोते कुर्लाते नहीं हैं, हम कहते हैं इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी चीज़ थी, उसने ले ली और हमें भी उसी की तरफ रजू करना है, यानी हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। वारसाइन के लिए सब्र जमील की दुआ, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। अगर अच्छा सब्र नहीं आता, दुख का मौका होता है, लेकिन दुआ की जाती है कि अल्लाह उनको सब्र दे, इस सदमे को सहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्त के नई जिम्मेदारियों से ओहदा बुरा होने की दुआ। आपकी वालिदा जिंदा थी तो आपको, अगर वो दोस्त आपका सबसे बड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, छोटा है तो तब भी है। वालिदा थी, आपको फिक्र नहीं थी, लेकिन ज़हन में रखें अब आपकी वालिदा नहीं है, अब छोटे बहन भाइयों के हवाले से आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। वो काम जो पहले वालिदा करती थी अब आपको करना है, छोटे बहन भाइयों का ख्याल करना है। जो आप पर नई जिम्मेदारियाँ आई हैं, अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप उनको पूरा कर सकें। और एंड पर फिर आप दोबारा ताज़ियत का इज़हार कि मुझे दोबारा दिली दुख का इज़हार करता हूँ, मेरा सदमा भी बहुत है, मैं एक तकलीफ़ की कैफियत में हूँ और ख़ुद जल्द हाज़िर होने का वादा कि अभी तो आप ताज़ियत मेरी कबूल फरमाएं, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं ख़ुद भी आपके पास हाज़िर होऊंगा। उसके बाद फिर दुआ, अल्लाह ताला उनकी अगली मनाजिल को आसान करे। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ, अल्लाह आपको सब्र की तौफीक दे, मैं जल्द हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। ये थे अज़ीज़ तुलबा कुछ मज़ीद खतूत भाई और दोस्तों के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ख़त किस अंदाज से लिखते हैं। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, पहला लेक्चर ख़त के फॉर्मेट का था, उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।